हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका आज पहला क्लासेस है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस कर देंगे ताकि नया वीडियो जो है बनाने में मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे। चलिए, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में मैंने इससे पहले वाले जो वीडियोस मैंने बताया था इसमें आपका सेक्शन 16 के बारे में डिस्कस किया था। तो सेक्शन 16 को मैंने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया था। पहला था सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, दूसरा था सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 और नेक्स्ट था आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। तो तीन अलग अलग सेक्शंस थे हमारे। तो पहला जो सेक्शन था ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन से रिलेटेड था, दूसरा सेक्शन आपका इंटरटेनमेंट अलाउंसेस से रिलेटेड था, तीसरा सेक्शन जो है वो आपका प्रोफेशनल टैक्स से रिलेटेड था। तो तीन अलग अलग आपके डिडक्शंस थे यहाँ पे सेक्शन पे। तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था ये आपका मैक्सिमम 50,000 मिलता था और सारे इंप्लॉइज को दिया जाता था, ऑल इंप्लॉइज को दिया जाता था। डबल ई कहने का मतलब इंप्लॉय। आपका यहाँ पे मैक्सिमम 5,000 का मिलता था और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से इंप्लॉय को दिया जाता था, तो गवर्नमेंट इंप्लॉय को दिया जाता था। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 जो है वो आपका एक्चुअल जो पेमेंट हो रखा है, एक्चुअल जो पेमेंट हो रखा है पेड अमाउंट वही आपका टैक्सेबल होता था और यहाँ पे भी सारे के सारे इंप्लॉइज को मिलते थे। ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी पिछला क्लासेस में कवर अप कर रखा है। तो आज के क्लासेस जो होंगे इससे आगे चलेंगे कि हम लोग का सैलरी क्या होता है, सरेंडर ऑफ सैलरी क्या होता है, पहले इंप्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन क्या होता है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं इसको मिटाता हूं। चलिए, तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर, मैं एक बात बता दूं, एम्प्लॉयर को ईआर से भी इंडिकेट किया जाता है एंड एम्प्लॉय को डबल ई से इंडिकेट किया जाता है। तो एक तो आपका रिलेशन जो है हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। तो चलो, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है मैं उसके बारे में बात करता हूं। मान लेता हूं सपोज एक कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, जैसे मैं मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो एक मान लेता हूं सपोज ये बंदा असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। किसके अंतर्गत काम करता है, तो अंडर रांची यूनिवर्सिटी। किसके अंतर्गत काम करता है बताना, रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत काम करता है, यूनिवर्सिटी, क्योंकि मारवाड़ी कॉलेज इसी के अंदर काम करता है। तो मेरे को एक बात बताना, रांची यूनिवर्सिटी जो है वो आपका इस बंदे का क्या कहलाया, एम्प्लॉयर कहलाया। और ये जो पर्सन है इसका नाम राम ले लेते हैं, तो राम जो है वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉय कहलाएगा। राम क्या कहलाएगा, एम्प्लॉय। तो रांची यूनिवर्सिटी अगर किसी भी तरह का अगर कोई पेमेंट करता है, किसको, राम को अगर पेमेंट करता है तो इस केस में जो इसका जो इनकम होगा, मतलब यहां से जो भी इसने कोई एम्यूलमेंट्स दिया, कोई पैसे दिए, तो ये जो है ये टैक्सेबल होगा किस हेड में, तो टैक्सेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर। लेकिन अब क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनेशंस ड्यूटी के पर्पस से या फिर आपका वाइवा लेना हो या फिर और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं जिसकी वजह से हम दूसरा यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। तो जैसे अब असिस्टेंट प्रोफेसर जो राम था ये क्या किया, मूव कर गया, ठीक ना, कोल्हान यूनिवर्सिटी कहां, तो आपका चाईबासा जमशेदपुर यूनिवर्सिटी। अब कोल्हान यूनिवर्सिटी मूव किया और यहां पे ये एग्जामिनेशन ड्यूटी किया। कोल्हान यूनिवर्सिटी में क्या किया बताना, एग्जामिनेशन ड्यूटी किया। तो भैया जब एग्जामिनेशन ड्यूटी करेगा तो कोल्हान यूनिवर्सिटी वाला भी तो आपको राम को पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, कुछ पैसा पेमेंट करेगा।
तो जो पेमेंट करेगा ये पैसा आपका टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी। ये इनकम फ्रॉम सैलरी पे टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि कोल्हान यूनिवर्सिटी आर नॉट द एम्प्लॉयर ऑफ राम। राम जो है वो कोल्हान यूनिवर्सिटी राम का एम्प्लॉयर नहीं है, या फिर यूं बोलूं कि राम जो है वो कोल्हान यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉई नहीं है। इज इट क्लियर? तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसके बाद में बात करता हूं। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने इसको लिख लिया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं देता हूं। ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने एक एग्जांपल दिया कि कब एम्प्लॉयर कहलाएगा, कब एम्प्लॉयर नहीं कहलाएगा। सर एक आप एक एग्जांपल और दे दो। चलो मैं दे देता हूं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, मोहन। अब ये कौन बंदा है बताना? दैट इज मोहन। मोहन है। मोहन जो है ना, ये आपका एक ये कंपनी है। देखो ये एक आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या है? कंपनी, ठीक है। अब मोहन जो है इस कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कौन है बताना? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक ना। और इसका नाम है XYZ लिमिटेड। एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम क्या? XYZ लिमिटेड। और XYZ लिमिटेड का चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? मोहन है। बताना। अब ये जो है ये मोहन जो है कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो सर करेगा, सर्विस देगा। अपना ये अकाउंट की बातें करेगा, इसका फाइनल अकाउंट बनाएगा, देन इसके बाद इसका एनालिसिस करेगा, बजट तैयार कर देगा, और भी बहुत सारी बातें। बताना। अब XYZ कंपनी जो है बदले में इसको रेम्यूनरेशन देगा कि नहीं देगा? पैसे देगा कि नहीं देगा? तो सर देगा, बिल्कुल देगा, रेम्यूनरेशन देगा। तो जो रेम्यूनरेशन दे रहा है ये आपका इनकम ऑफ मोहन से इनकम हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका मोहन का इनकम कहलाया कि नहीं कहलाया? हाँ सर कहलाया। तो क्या ये टैक्सेबल होगा? बिल्कुल होगा। ये पैसा आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड, किस में? इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। किस हेड में टैक्सेबल होगा बच्चा? इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। लेकिन अब क्या किया ना मोहन, सपोज मोहन जो है यहां पे एक जगह था नेपाल। नेपाल बहुत अच्छा सुंदर सा जगह है। ये यहां पे फॉर टूरिस्ट के लिए, मतलब ये फॉर विजिट के लिए, विजिट करने गया, घूमने गया, ठीक है ना। मतलब ऐसे विजिट फॉर इंटरटेनमेंट, ऐसे मजे लेने के लिए घूमने गया था ना, फैमिली के साथ या फिर और भी इंटरटेनमेंट के लिए। अब बताना, है तो चार्टेड अकाउंटेंट। देखो कुछ लोग जो है ना अपने जात से बाज नहीं आते हैं। जैसे आप पुलिस वाला, कहीं पे देखना चले जाना, वो वर्दी में रहे चाहे नहीं रहे, वो अपना कहीं ना कहीं ज्ञान दे ही देगा, आपको लग ही जाएगा कि ये पुलिस वाला है। एक वकील, वो अपना नेचर वो निकाल ही देता है। एक टीचर, चार लोग बैठे रहेंगे तो टीचर देखना वो सजेशन दे देगा ही, ठीक ना। वैसे ही एक आपका चार्टेड अकाउंटेंट कहीं पे भी जाएगा तो वो क्या करेगा? किताब को भी निकालेगा और बोलेगा कि अरे तेरा ऑडिट करना है, लाओ 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 लाओ, मैं कर देता हूं। सेम मोहन ने भी कुछ ऐसे ही किया। मोहन नेपाल गया, नेपाल में एक दूसरी कंपनी, इसको एक फॉर्म मिल गई, दैट इज अ फॉर्म। और ये फॉर्म का जो है, ठीक ना, PQR नाम है, PQR नाम है। अब ये फॉर्म का मोहन ने क्या किया? ऑडिट किया। मोहन ने क्या किया? इस फॉर्म का ऑडिट किया। बताना, ऑडिट किया तो अब इसके बदले इसको इसने कुछ पैसे दिए होंगे कि नहीं? कुछ इंसेंटिव दिया होगा कि नहीं दिया होगा? तो सर दिया होगा, रेम्यूनरेशन दिया होगा। तो भैया जब रेम्यूनरेशन दिया होगा तो मेरे को एक बात बताना, जैसे रेम्यूनरेशन देगा क्या ये आपका टैक्सेबल होगा? तो सर होगा, ये तो टैक्सेबल होगा ना, टैक्सेबल अंडर द हेड। लेकिन किसके अंडर में टैक्सेबल होगा? तो ये टैक्सेबल होगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। क्यों? क्योंकि मोहन जो था वो एम्प्लॉय किसका था? XYZ लिमिटेड का। ये आपका एम्प्लॉयर था, ये आपका एम्प्लॉयर था और ये आपका एम्प्लॉय था। लेकिन क्या आपका PQR और मोहन के बीच में क्या रिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के? तो रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहे। तो हेंस द अमाउंट रिसीव फ्रॉम PQR फॉर्म आर टैक्सेबल अंडर द हेड
ठीक ना, किसके हेड में, तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में। लेकिन वही जब हम यहां पे बात करते हैं तब वो टैक्सेबल किसके हेड में होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। चलिए ये आप नोट डाउन कर लेंगे, इसके आगे मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं बातें करता हूं थर्ड एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल का सिलसिला चलता रहेगा। एग्जाम्पल थर्ड, मान लेता हूं सपोज सैलरी दे दिया जा रहा है किसको, एमपी को एंड एमएलएस को। एमएलएस को, जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, या तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, मतलब एमएलए विधायक और सांसद, ये लोगों को जो सैलरी मिलता है क्या ये टैक्सेबल होता है और क्या सैलरी के हेड में होता है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहां पे एमपी और एमएलए का तो सैलरी मिलता है, लेकिन क्या वो सैलरी के हेड पे टैक्सेबल होता है, तो नहीं। बट सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा विथ सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस के साथ, सर्टेन एक्सेप्शन, सर्टेन एक्सेप्शंस, ठीक है। तो सर कैबिनेट मिनिस्टर्स में कौन से लोग आ जाते हैं, तो है तो विधायक ही ना, या है तो सांसद ही। जैसे पीएम कैबिनेट मिनिस्टर में, मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूं, रक्षा मंत्री, होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्टर ना, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के पार्ट होते हैं। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो बंदे होते हैं उनको जो सैलरी मिलता है, वो सैलरी जो है वो आपका टैक्सेबल होगा। किस हेड में टैक्सेबल होगा, तो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा, और कुछ एक्सेप्शंस के साथ होगा। बाकी लोगों को जो सैलरी मिलता है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है, ठीक ना। एंड any other MPs और MLAs, इसके अलावे जो MPs और MLA है आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस विथ सर्टेन एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो सेक्शन 10 में दे रखे हैं, सर्टेन एक्सेप्शंस, कि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिस एक्सेप्शंस पे टैक्स नहीं लगने। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गया। तो चलिए ये एमपीज और एमएलए का बात हो गया, मैंने लगभग एक कॉन्सेप्ट बता दिया सारे का। तो सीधा सा बात है, इंप्लॉयर और इंप्लॉई का जो रिलेशनशिप होते हैं वो किसके जैसे होते हैं, तो मास्टर एंड सर्वेंट के जैसे होते हैं। इंप्लॉयर और इंप्लॉई का रिलेशन जो होता है वो किसके जैसा होता है, मास्टर एंड सर्वेंट के जैसा होता है, जिसमें एक बकायदे आपको कोई भी कंपनी में एक अपॉइंटमेंट लेटर मिले, ठीक ना। वहां पे जैसे आप मान लेते हो ट्यूशन आप पढ़ा रहे हो, आपको ट्यूशन वाले लोग जो है सैलरी दे रहे हैं, क्या वो सैलरी कहलाता है, नहीं, वो सैलरी नहीं कहलाता है। कोचिंग संस्थान में आप जाकर के टीचर का काम कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान वाले ने आपको पैसा दिया, क्या वो सैलरी के हेड में जाएगा, नहीं, क्योंकि उसका कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता है, और वो नॉर्मल ऐसे 4 बच्चों को बैठा लिया और आप पढ़ाने के लिए आपको बुला दिया गया, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जाता है। तो दैट अमाउंट शुड बी टैक्सेबल, वो अमाउंट टैक्सेबल होगा, बट किस हेड में होगा, तो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए तो अब आगे हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ सरेंडर ऑफ सैलरी एंड
फोरगोइंग ऑफ सैलरी, ठीक है ना। ये क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सरेंडर ऑफ सैलरी एंड फोरगोइंग ऑफ सैलरी। ध्यान से सुनना, सरेंडर ऑफ सैलरी कहने का मतलब क्या होता है। देखो एक ना मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, यहां पे दोनों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं सरेंडर ऑफ सैलरी से रिलेटेड, सरेंडर ऑफ सैलरी से रिलेटेड, सरेंडर ऑफ सैलरी। तो सरेंडर ऑफ सैलरी में मैंने क्या देखना, अगर एक कंपनी है, ये कंपनी है, कोई भी कंपनी है, इसके अंतर्गत यहां पे आप देखेंगे कि ये आपका पर्सन जो है वो काम कर रहा है। बताना क्या ये इंप्लॉयर कहलाएगा, तो हाँ सर इंप्लॉयर कहलाएगा। क्या ये इंप्लॉई कहलाएगा, तो बिल्कुल इंप्लॉई कहलाएगा। एक पर्सन आपका इंप्लॉयर कहलाया तो दूसरा पर्सन क्या कहलाएगा, इंप्लॉई कहलाएगा, क्योंकि ये इसके अंडर में काम कर रहा है। अब ना इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई को 20,000 पर मंथ सैलरी देता है एज अ सैलरी। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं अभी, क्या होता है बेसिक सैलरी, क्या होता है, ये सब बात की बातें। नॉर्मल सैलरी दे रहा है, कितना दे रहा है, 20,000 रुपया पर मंथ दे रहा है। ऐसा हुआ कहीं पे ना, जैसे अभी कोविड है, कोविड का अभी महामारी सब तरफ चल रहा है, तो ये बंदा जो है अपने एम्प्लॉयर को क्या बोला कि देख भाई एम्प्लॉयर तू ऐसा कर, 2 महीने का सैलरी तू मुझे दे ही मत देना, देखना 2 महीने का सैलरी तुम डायरेक्ट रिम्स को दे देना, हॉस्पिटल है रिम्स, तो रिम्स को दे देना, या फिर तुम एक टीएमएच को दे देना, टाटा मेट्रो ये का एक हॉस्पिटल है उसको दे देना, मतलब मेरे को मत दो, ठीक है ना, 2 महीने का सैलरी मेरे को मत दो। मैंने ऑर्डर दे दिया अपने एम्प्लॉयर को, ठीक ना, और क्या बोला कि भैया तू ये सैलरी जो है 2 मंथ सैलरी ऑफ 2 मंथ, सैलरी ऑफ 2 मंथ्स डोनेटेड, ठीक ना, टू डोनेटेड टू हॉस्पिटल। किसको डोनेट कर दिया बताना, हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया, ठीक ना, विदाउट रिसीविंग। क्या आपने इस पैसे को रिसीव किया था, क्या इस पैसे को आपने रिसीव किया था, नहीं। बिना रिसीव किए हुए डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दे दिया एम्प्लॉयर को कि भैया तू ऐसा कर, मेरा सैलरी को तुम ये दे दो, अपने ये से दान में दे दो। जैसे कंपनी ने क्या किया था ना, कंपनी ने एक नोटिस निकाल दिया था, जिसको जिसको दान स्वेच्छा से देना है कंपनी को अपना सैलरी दे सकता है। तो इसने क्या बोला, ठीक है तुम हमको सैलरी दो ही नहीं, तुम वहीं से काट करके दे दो। तो बताना इस साल जो भी फाइनेंशियल ईयर, ये घटना मान लेता हूं सपोज ये घटना फाइनेंशियल ईयर 2021-22 को हुआ, ये घटना 2021-22 को हुआ है। तो 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ये जो घटना घट रहा है, ठीक ना, आपका जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का लगेगा, ना कि 2 महीने का लगेगा। तो सरेंडर ऑफ सैलरी में क्या होता है, जितने महीने का सैलरी को आपने सरेंडर कर रखा है उतने महीने का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। टैक्स सिर्फ और सिर्फ आपको कितने देना पड़ेगा, जितना आपने रिसीव करा है। तो दैट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ सरेंडर ऑफ सैलरी। ये आपका क्या कहलाएगा, सरेंडर ऑफ सैलरी कहलाएगा। चलिए नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए फोरगोइंग ऑफ सैलरी में क्या होता है समझ लो। मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर से वही टाइप का एग्जांपल। आपका ये एक कंपनी है, इस कंपनी में अब ये पर्सन जो है वो काम कर रहा है, ये पर्सन काम कर रहा है। बताना इसको फिर से वही कहानी है, 20,000 रुपया जो है पर मंथ जो है वो रिसीव करता है एज अ सैलरी, सैलरी के तौर पे इसको 20,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है। तो दैट इज योर एम्प्लॉयर, ये आपका एम्प्लॉयर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, आपका एम्प्लॉई कहलाएगा। इज इट क्लियर? एक तो आपका एम्प्लॉयर कहलाया, दूसरा क्या कहलाया, एम्प्लॉई कहलाया। तो अब क्या हुआ ना, फोरगो कर दिया सैलरी को, मतलब यहां पे इसने पहले तो पैसा सैलरी जो है वो रिसीव किया, सैलरी हैज बीन रिसीव्ड, बाय एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के द्वारा सैलरी रिसीव किया गया, बट इमीडिएटली डोनेटेड to his or her employer।
लेकिन तुरंत वो पैसा को किसको एम्प्लॉय डोनेट कर दिया, एम्प्लॉयर। जैसे हमने जैसे पैसा हमको सैलरी मिला, हम रिसीव किए, मेरे अकाउंट में आया, मैंने बोला कि ठीक है ले जाओ जाओ ले जाओ। तो इस केस में ये जो आपका सैलरी जो है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी का टैक्सेबल जो होगा वो ऑल अमाउंट का होगा, इंक्लूडिंग क्या चीज, इंक्लूडिंग फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। जो फॉरगोइंग किया है, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, जो फॉरगो किया है उसके साथ जो है आपका इंक्लूडिंग होगा। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? अगर नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि यहां तक हमें नहीं लगता है कोई डाउट होने चाहिए। तो अब बताना बेनिफिट किस में है, सैलरी को सरेंडर करना या सैलरी को फोरगो करना? तो सैलरी को सरेंडर करना, क्योंकि देखो दोनों में क्या हो रहा है ना, दोनों में आपका पैसा जो है वो तो जा ही रहा है, पैसा आपका यहां पे भी जा रहा है, सरेंडर में भी जा रहा है, लेकिन सरेंडर में आपको टैक्स नहीं लग रहा है, यहां पे आपको टैक्स लग रहा है। मतलब यहां पे आप डोनेट भी कर रहे हो, पैसा सरेंडर फोरगो भी कर रहे हो और साथ में आप टैक्स भी दे रहे हो। तो भैया ये तो नुकसान है ना आपके लिए, ये तो आपका एक्स्ट्रा बर्डन हो गया ना। चलिए तो इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको मिटाता हूं, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, बेसिस ऑफ चार्जेस। बेसिस ऑफ चार्जेस, बेसिस ऑफ चार्जेस। तो एक बात बता दूं, सैलरी का जो पैसा होगा, सैलरी विल बी चार्ज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस पे सैलरी का पैसा चार्ज होता है। कहने का मतलब अगर आपका जैसे पीएफ वीएफ आपको तो इमीडिएटली नहीं ना मिलता है, पीएफ आपको कब मिलता है, आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है या ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है। तो आपको जो उस टाइम क्या पीएफ पे आपको टैक्स लगता है? नहीं, क्योंकि उसका टैक्स जो है आपने पहले से ही गवर्नमेंट को दे रखा है। तो कहने का मतलब हमने अभी तक पैसा रिसीव नहीं किया, लेकिन हमने टैक्स आपको दे रखा है, तो वही चीज आपका कहलाता है। इसलिए मैंने बोला बेसिस ऑफ चार्जेस जो है वो क्या होगा, आपका एक्रूअल बेसिस में होगा। एक चीज मैं बता दूं, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं देखूं, ध्यान से सुनना, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में सैलरी कैसे चार्ज होते हैं वो समझ लीजिए, अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय है या फिर ये कुछ। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से समझो। आपका ये मंथ जो है वो अप्रैल है, मई ना, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ये आपका मार्च का महीना अगले साल, देन फिर से अप्रैल का महीना, है ना, कुछ इस टाइप से। मेरे को एक बात बताना, नॉर्मल डेट में है ना, नॉर्मल डेट में होता क्या है, अप्रैल का जो पैसा है, अच्छा इधर अप्रैल का जो पैसा है, सैलरी है, वो कब मिलेगा? मई को मिलेगा, 5 मई को, 2 मई को, 3 मई को, ऐसा। इस महीने का पैसा आपको कब मिल रहा है? तो अगले महीने मिल रहा है। उसी तरह जून का पैसा, मई का पैसा जून में, जून का पैसा जुलाई में ना, मार्च का पैसा अप्रैल में। तो मेरे को एक बात बताना, जो आपका टैक्सेबल जो होगा, टैक्सेबल पीरियड जो होगा, ठीक ना, वो कब से कब तक का होता है? अप्रैल से लेकर के मार्च तक का होता है। लेकिन जो अप्रैल में जो पैसा मिला होगा वो कब का मिला होगा? मार्च का पैसा मिला होगा। तो बट जो सैलरी जो मिलेगा वो कहां से कहां तक का मिलेगा? तो मार्च प्रीवियस ईयर से लेकर के मार्च तक का, नहीं, फरवरी तक का। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं, मार्च का पैसा नेक्स्ट अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल का पैसा मई में मिलेगा, तो आपका फैब का पैसा जो है वो कहां पे मिलेगा? तो फैब का पैसा आपको मार्च में मिलेगा। तो यहां पे मार्च का पैसा से लेकर के फरवरी का जो पैसा है वो आपका टैक्सेबल होगा इस पीरियड में। समझ में आ गई बातें यहां तक? तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब ये जब मेंशन रहेगा तो ये काम आपको करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? मैंने ग्रेड पे से रिलेटेड एक वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में डाल रखा है, तो वो चीज आप उसमें यूट्यूब चैनल में फिर से जाकर के वीडियो लिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा।
इज इट क्लियर? ग्रेड पे का, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस ग्रेड पे का लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या चीज का हो गया, ये आपका चार्जेस का बात हुआ कि कैसे आपका सैलरी पे पैसे चार्ज होते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, अब मैंने एक एक करके बताना है यहां पे, ध्यान से सुनना। पहला आपका, सबसे पहले मैंने बात किया था बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी बोलो या तो वेजेस बोलो या तो पे बोलो ना, ये जो है ना, ये आपका टैक्सेबल होता है ऑलवेज, ये हर एक केस में टैक्सेबल होगा, ठीक ना। बेसिक सैलरी, बेसिस वेजेस, बेसिस ये ऑलवेज हर केस में टैक्सेबल होगा। लेकिन यही अगर मैं बोनस का बात करूं तो ये टैक्सेबल होगा व्हेन रिसीव। जब तक आप रिसीव नहीं करोगे क्या टैक्सेबल होगा? तो नहीं, आपको रिसीव करने पड़ेंगे तभी जाकर के, जैसे बोनस तो अलाउ हो गया लेकिन भैया मिला ही नहीं, तो क्या जरूरी है कि मिलेगा वो बोनस? तो बोनस जो है वो रिसीव होगा तभी आपको टैक्स लगेगा। थर्ड है आपका कमीशन। देखो कमीशन के लिए मैं एक बात बता दूं बच्चा आप लोग को, कमीशन के लिए मैं बता दूं, कमीशन जो है ये बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं। पहला तो आपका फिक्स्ड होगा कमीशन, दूसरा आपका वेरिएबल होगा, याद रखना। फिक्स्ड होगा और दूसरा क्या होगा? वेरिएबल होगा। फिक्स्ड कहने का मतलब क्या? ये भी आपका टैक्सेबल होता है, ये ऑलवेज टैक्सेबल होता है, फुल अमाउंट टैक्सेबल होता है, याद रखना। कमीशन जो है वो क्या होता है? तो फुल अमाउंट जो है कमीशन पे टैक्स लगते हैं। तो कमीशन मैंने बताया फिक्स्ड। फिक्स्ड कहने का मतलब क्या? जैसे भैया मैं तेरे को 5,000 रुपया पर मंथ दूंगा, 10,000 रुपया पर मंथ दूंगा, तो ये सारे आपके क्या हो गए? फिक्स हो गए, ठीक है ना। तो फिक्स आ गया। दूसरा है वेरिएबल। वेरिएबल जो है ये दो केस पे होता है, या तो आपका बेस्ड ऑन टर्नओवर पे बेस्ड होगा, या तो आपका बेस्ड ऑन परसेंटेज पे बेस्ड होगा, सॉरी प्रॉफिट पे बेस्ड होगा, सॉरी प्रॉफिट। टर्नओवर पे बेस्ड होगा या तो किस पर बेस्ड होगा? प्रॉफिट पे बेस्ड होगा। तो अगर हमारा टर्नओवर पे बेस्ड है तो कुछ परसेंटेज होगा, जैसे 10%, 20%, 15%, 2%, 5%, व्हाटएवर प्रॉफिट। जितनी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उतना कमीशन मिलेगा। जितना हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे या जितना सेल होगा, ठीक है ना, उस पे बात होगा। तो ये आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं या तो फिर आपका फिक्स्ड भी हो सकता है। फिक्स्ड मतलब क्या? जैसे डायरेक्टली बोल रखा है भैया तुम काम करो नहीं करो 5,000 देंगे, ये फिक्स्ड हो गया। अब तुम जितना ज्यादा काम करोगे तेरे वर्क के हिसाब से या कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है ना, आपको कमीशन दिया जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड कमीशंस, ठीक है। तो कमीशंस होते हैं आपके इतने तरह के होते हैं। चलिए नोट डाउन करेंगे, मैं इसके आगे बात करता हूं। चलिए नेक्स्ट है आपका अलाउंसेस। अलाउंसेस नेक्स्ट क्लास जो होगा वो मेरा अलाउंसेस से रिलेटेड होगा। अलाउंसेस तो देखो बच्चा, अलाउंसेस में क्या होते हैं ना, ये बेसिकली 3 टाइप के पार्ट के होते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस कहने का मतलब ना भत्ता, मतलब हम आपको बेसिक सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ अलग टाइप के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, उस एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए हम कुछ आपको अलग से पैसे दे रहे हैं। तो अलाउंसेस में आ जाएगा, जैसे पहला फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, मतलब ऐसा अलाउंसेस जिस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। दूसरा जो है आपका पार्टली एग्जम्प्टेड बोलो, या तो फिर इसी का दूसरा नाम हो सकता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, क्योंकि अगर आधा पार्ट एग्जम्प्टेड है तो पार्ट क्या होगा? टैक्सेबल होगा, सीधी सी बात है, इसमें तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। तो आपका पार्टली टैक्सेबल होगा या तो पार्टली एग्जम्प्टेड होगा, ये केस होगा। नेक्स्ट है आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस वैसे अलाउंसेस जो आपके फुल्ली टैक्सेबल्स के कैटेगरी में आते हैं, जिस पर एक भी रुपया का छूट जो है नहीं मिलेगा। देखो
पार्टली एग्जम्प्टेड में क्या होता है ना, जैसे 10,000 रुपया अलायंसेस के नाम पे मिला तो हो सकता है सर 8,000 रुपया पे छूट लगेगा, 2,000 पे टैक्स लगेगा, हो सकता है 6,000 पे टैक्स लगेगा, 4,000 पे छूट मिलेगा। तो वट एवर देयर रूल, ठीक है ना, ये यहाँ पे कुछ पैसे पे टैक्स लगने हैं, कुछ पैसे पे टैक्स नहीं लगने हैं। तो ये आपका अलायंसेस है, इसमें बहुत तरह के डिफरेंट अलायंसेस आ जाएंगे, जैसे सिटी कंपनसेटरी, ओवरसीज अलायंसेस, हाउस रेंट अलायंसेस, मेडिकल अलायंसेस, डियरनेस अलायंसेस, और भी ना जाने कितने तरह के, ठीक है ना। तो ये मैं अगले क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा। एंड नेक्स्ट था आपका परक्यूजिस्ट। तो परक्यूजिस्ट जो है वो आपका कैश और काइंड वाला कॉन्सेप्ट था। तो अलायंसेस कैश में होता है, परक्यूजिस्ट जो होता है काइंड में होता है। तो परक्यूजिस्ट तो परक्यूजिस्ट भी जो होते हैं कुछ इसी टाइप से बांटे जाते हैं। ये भी आपका कुछ टैक्स फ्री परक्यूजिस्ट होता है। पहला आपका क्या होता है, ये टैक्स फ्री परक्यूजिस्ट जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री परक्यूजिस्ट। देखो वहां पे एग्जम्प्टेड वर्ड यूज किया था, यहां पे टैक्स फ्री वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना, बस यही डिफरेंस है। तो टैक्स फ्री परक्यूजिस्ट हो गया, ये हो गया आपका टैक्स फ्री परक्यूजिस्ट। दूसरा है आपका टैक्सेबल परक्यूजिस्ट फॉर ऑल एम्प्लॉइज। दूसरा है टैक्सेबल परक्यूजिस्ट टू ऑल एम्प्लॉइज। जितने भी एम्प्लॉइज हैं सारे एम्प्लॉइज के हैंड में पूरा का पूरा टैक्स लगेगा। और तीसरा है टैक्सेबल परक्यूजिस्ट टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। तो कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज है, बस उसी को टैक्स लगेगा, बाकी को टैक्स नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। कल के क्लासेस में मैं जो है मैं अलायंसेस के बारे में जिक्र करूंगा, और अलायंसेस जो है वो मैं इसके आगे बातें करने वाला हूं। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।